दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, इसके बारे में डिटेल में जाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जीएसटी कंपोजिशन स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे प्रोस्पेक्टिव क्या था। कोई भी डीलर, कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर कोई भी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता है तो उसे जीएसटी के जो गाइडलाइंस होते हैं, कंप्लायंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे कि जीएसटी में रजिस्टर होने पे हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है, अकाउंटिंग के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस जाती है और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेज होते हैं, तो ये सभी एक्सपेंसेज कहीं ना कहीं जो भी मीडियम और स्मॉल लेवल के फर्म होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। और डिपार्टमेंट का ध्यान जब इस चीज़ की तरफ गया तो डिपार्टमेंट ने इस चीज़ पे गौर किया और डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में करते हुए कंपोजिशन स्कीम लॉन्च किया। कंपोजिशन स्कीम क्या कहती है कि किसी भी फर्म या कंपनी की टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 CR से कम है, तो वह कंपनी कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कर सकती है और उसके पास ऑप्शन होगा कि जैसे अदर कंपनीज जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है 6%, 12%, 18%, 24%, वो नॉर्मल टैक्स रेट चार्ज नहीं करेगी बल्कि सिर्फ 1% का जीएसटी रेट चार्ज करेगी। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि उस कंपनी को जो भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करता है उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो ऐसे ही कंपोजिशन स्कीम के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, उसके बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। तो पहली चीज समझने वाली यह है कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में कौन रजिस्टर कर सकता है और कौन रजिस्टर नहीं कर सकता। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें कि कौन सी कंपनी रजिस्ट्रेशन ले सकती है, तो उसमें कंडीशन यह है कि जिस भी कंपनी का, जिस भी फर्म का टर्नओवर 1.5 CR है या उससे कम है, वो सारी कंपनीज खुद को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकती हैं। लेकिन कुछ स्टेट में ये कंडीशन 75 लाख रुपीज है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। और इसके अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेगमेंट के लोग हैं वही सिर्फ खुद को जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर सकते हैं। ये स्कीम सर्विस सेगमेंट वालों के लिए नहीं मानी जाती है। तो जितने भी पर्टिकुलर पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं या ट्रेडिंग में काम करते हैं वही कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करें या कर सकते हैं, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस है। लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, प्रोहिबिशन है, वो एंटर ही नहीं कर सकते। इसके अलावा जब भी हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करेंगे तो कुछ और बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जो भी कंपनी, जो भी फर्म रजिस्टर करती है वो एग्जम्प्ट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस आता है तो वहां पे उसे नॉर्मल जीएसटी रेट ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब भी वो इनवॉइस इशू करेगा तो कंपोजिशन स्कीम के केस में हम कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, बल्कि वो बिल ऑफ सप्लाई होता है जिसपे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ होना चाहिए। अब एक चीज ये भी समझने वाली है कि ऐसे कौन से पर्सन है जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में एंटर नहीं कर सकते। तो वहां पे बात ये आती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी, जैसे कि हमने पहले बात की कि मैन्युफैक्चरर एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ऐसे कोई भी मैन्युफैक्चरर जो या तो टोबैको का प्रोडक्शन करते हैं या फिर मसाला का प्रोडक्शन करते हैं या फिर आइसक्रीम का प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर भी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो अगर कोई एनआरआई है वो भी काउंट नहीं होगा, और साथ के साथ जो आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरिंग वाले होंगे वो भी काउंट नहीं होंगे, और इसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो भी जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा एक और समझने वाली बात यह है कि जैसे हमने बात किया कि कंपोजिशन स्कीम सर्विस सेक्टर वालों के लिए नहीं है जबकि ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वालों के लिए है, तो कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या गुड्स सेल या परचेज करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कुछ चीज़ों की सर्विस भी देते हैं। एग्जांपल के लिए मोबाइल वाले हैं, वो मोबाइल सेल परचेज भी करते हैं और साथ के साथ रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी देते हैं। तो ऐसे केसेज में क्या किया जाना चाहिए, यही बात कंप्यूटर या लैपटॉप वालों को भी आती है। और ऐसे कई सारे सर्विस सेक्टर हैं या कई सारे व्यापारी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे होते हैं लेकिन साथ में थोड़ी सी सर्विसेज भी जाती है उनकी। उसके लिए जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी किए हैं वो ये हैं कि उनका जो सर्विस सेक्शन है उसका टर्नओवर या तो 5 लाख रुपीस या फिर 10% ऑफ द सर्विस अमाउंट, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा 1.5 CR की टर्नओवर के लिए। वहीं जीएसटी रेट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो जीएसटी रेट है, वैसे तो जीएसटी रेट्स अलग अलग हैं, लाइक 0%, 5%, 6%, 12%, 18% और 24%। लेकिन जब भी बात कंपोजिशन डीलर की आएगी तो आइडल जो टैक्स रेट है वो 1% है, जिसमें से 0.5% सीजीएसटी को जाएगा, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहीं 0.5% एसजीएसटी को जाएगा, इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को।
लेकिन अदर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करने से प्रोहिबिट किया गया है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करने के लिए किसी भी डीलर को जीएसटी CMP 02 फॉर्म फाइल करना पड़ता है और डिपार्टमेंट के पास एक एप्लीकेशन जाता है कि यस जो वो पर्टिकुलर कंपनी है हम खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में एज अ कंपोजिट डीलर। वहीं रिटर्न भरने की बात करें तो जीएसटी के लिए आइडियली जो रिटर्न भरा जाता है मंथली बेसिस पे वो GSTR 3B फॉर्म होता है और GSTR 1 होता है, जिसमें R1 में सेल्स की डिटेल जाती है और 3B में फाइनल डिटेल जाती है जो एवरी मंथ भरी जाती है। लेकिन जो भी पर्टिकुलर डीलर कंपोजिशन स्कीम में आता है उसके लिए जो GSTR 3B है वो अवॉइड कराया जाता है और उसे GSTR 4 भरना होता है, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। GSTR 4 एवरी क्वार्टर में भरा जाता है और उसकी जो लास्ट डेट होती है 18th ऑफ द मंथ मानी जाती है और साथ के साथ ही कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर को एनुअल रिटर्न GSTR 9A भी फाइल करना होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जीएसटी कंपोजिशन डीलर की थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ा डिमेरिट्स होता है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम डीलर के लिए कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो इट मीन्स कि जब भी वो किसी पर्सन को सेल करेगा और उसको जो बिल ऑफ सप्लाई देगा तो जो डीलर उससे माल खरीदेगा उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और ना ही ये अगर किसी से परचेज करता है तो इसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो एक नेगेटिविटी ये आती है। दूसरी नेगेटिविटी ये भी आती है कि वो कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। इट मीन्स कि जिस स्टेट में उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है वो सिर्फ विद इन दैट स्टेट काम करेगा। जब भी उसे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए तो उसे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से हटके नॉर्मल स्कीम में खुद को ऑप्ट करना पड़ेगा, खुद को नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कंपोजिशन स्कीम में होती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको जो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को वो सिर्फ 1% पे करना होता है और सेकेंडरी एडवांटेज ये मिलता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सेल्स इनवॉइस ही मेंटेन करना पड़ता है। तो जहां कुछ ना कुछ मेरिट्स है वहीं कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी फर्म को या जिस भी कंपनी का आप रजिस्टर कर रहे हो उसको क्या कंपोजिशन स्कीम सूट करता है, क्या उनके लिए है, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी फर्म के लिए तो आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कीजिए। अदरवाइज आप एक नॉर्मल कैजुअल जो टैक्सेबल पर्सन है, डीलर है, उसके रूप में काम कर सकते हैं। जीएसटी में रजिस्टर करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं मंथली बेसिस पे और जो जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन है वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते रहिए।